हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 के नैतिक शिक्षा का पार्ट 7 मुल्क राज का त्याग। तो पहले मैं आपको पार्ट को समझाने वाली हूं और इसमें से जो भी इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे वो भी करवाते जाऊंगी और उसके बाद उसके पार्ट के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका भी सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पर आपको और भी कई सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसमें स्पेशली SST का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैप इसके लिए मैंने करवाया हुआ है हर एक चैप्टर के, तो आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, तभी आपके लाइक करने से तभी मुझे आगे और वीडियोस बनाने का मन करता है। सो प्लीज़ अगर आपके लिए ये नैतिक शिक्षा का वीडियो हेल्पफुल होता है तो इसको लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने महात्मा हंसराज के बारे में कई कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी तथा उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य निष्ठा से भली भांति परिचित भी होंगे। अभी ज़रूरी नहीं कि आपने सुना हो, लेकिन ऐसा इसमें कहा जा रहा है जिन्होंने ये लिखा है स्टोरी कि आपने महात्मा हंसराज जी के बारे में सुनी होगी। पहले की जो पुरानी जो नैतिक शिक्षा की बुक चलती थी तो उसमें महात्मा हंसराज जी के बारे में बहुत सारे चैप्टर्स हुआ करते थे। हर एक क्लास में कुछ कुछ उनके बारे में जानकारी दी जाती थी। और अब क्योंकि आप डीएवी में पढ़ रहे हैं तो महात्मा हंसराज जी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि डीएवी का जो आगे उत्थान हुआ इस संस्था का उसमें इनका काफ़ी सहयोग रहा है। तो डीएवी संस्था के प्रति उनका जो योगदान था वो कैसा था? अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय यानी कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके परिवार का योगदान अवश्य होता है। कोई भी परिवार के सहयोग के बिना महान नहीं बन सकता और ना ही उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जिस पर हमारे महात्मा हंसराज पहुंचे थे। हंसराज जी बचपन से ही एक बहुत मेहनती और कुशाग्र विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, जो कि 12th के बाद 3 साल की पढ़ाई होती है उसे स्नातक कहा जाता है और इंग्लिश में उसे ग्रेजुएशन कहा जाता है, की शिक्षा बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। तो इसमें पूछा जा सकता है कि हंसराज जी ने कितनी शिक्षा प्राप्त करी थी? तो स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करी थी। उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान यानी सेकंड आए थे पूरे विश्वविद्यालय में। आप सोच रहे होंगे कि स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में जो है स्नातक करना कॉमन हो गया है। हर कोई इतना तो हर कोई करता है। लेकिन बच्चों, शायद आपको यह जानकर हैरानी हो, परंतु यह वह दौर था जब बहुत कम लोग स्नातक की शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय तो ज़्यादातर तो लोग अनपढ़ ही हुआ करते थे। बहुत कम ही लोगों को जो है सो किताब वगैरह पढ़ पाते थे, या 3-4 क्लास तक 5 क्लास तक बहुत कम ही लोग पढ़ते थे। और स्नातक तो मतलब सोचिए कि बहुत ही बड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली। ऐसे में जो भी स्नातक की डिग्री लेता था उसके लिए अच्छा रोज़गार प्राप्त करना बहुत आसान होता था, क्योंकि उस समय उतना कंपटीशन नहीं था, जॉब का पॉपुलेशन कम थी और ऐसे क्वालिफाइड लोग बहुत ही मुश्किल से ही मिल पाते थे। तो इसलिए उनका जॉब को कोई कंपटीशन का तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, सीधे नौकरी उनकी हो जाती थी। आज तो नौकरी के लिए तो छोड़िए, आपको एडमिशन के लिए भी कॉलेज में कंपटीशन देना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, बीटेक के लिए करना है या फिर नीट का तैयारी करना है आगे, तो उसमें भी आपको कंपटीशन देना पड़ता है एडमिशन के लिए। जाहिर है महात्मा हंसराज के लिए भी कई अच्छे विकल्प रहे होंगे, यानी बहुत सारे उनके लिए ऑप्शन रहे होंगे, क्योंकि इतने पढ़े लिखे थे तो वो जहाँ जाते उनको जॉब आराम से मिल जाती। कहते हैं स्नातक की शिक्षा समाप्त करते ही उन्हें एक रियासत से दीवान बनने का बुलावा आया था। रियासत क्या था? तो आज के समय में नहीं है ये उस समय हुआ करता था जिस समय ये थे आज़ादी से पहले। उस समय राजा हुआ करते थे। इंडिया में अलग अलग जगह पे बहुत सारे राजा हुआ करते थे। वही जो उन राजाओं का जो राज्य होता था उसे रियासत कहते थे। वहाँ पर दीवान यानी कि उसका जो खास अधिकारी होता था, सारा लेखा जोखा रखता था, उसे कहा जाता था। तो वहाँ पर इन्हें दीवान बनाने के लिए बुलाया आया था। ऐसे में महात्मा हंसराज अगर चाहते तो उस रियासत में दीवान बनकर ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। अब देखिए, क्योंकि जो राजा का स्टाफ रहेगा, जो खास स्टाफ, तो उसका तो लाइफ बिल्कुल ऐशो आराम से रहेगा ही। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत सारी फैसिलिटीज उसको मिलेगी, महल में रहेगा। शायद उनके परिवार ने भी उनके लिए यही सोचा होगा, परंतु जैसा कि आप सब जानते हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपितु यानी कि आजीवन यानी कि पूरे जीवन बिना कोई वेतन लिए यानी बिना कोई सैलरी लिए उन्होंने डीएवी के विकास के लिए कार्य करते रहे और अपना पूरा जीवन डीएवी के लिए समर्पित कर दिया। उस समय डीएवी का उतना नाम नहीं था, उतना प्रचार नहीं था,
जो सबसे पहले जो डीएवी था वो लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे देश में फैला था। तो उन पूरे देश में फैलाने में, प्रचार करने में, जगह जगह डीएवी स्कूल्स खोलने में इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था। तो उसके लिए इन्होंने कोई सैलरी नहीं ली थी। सैलरी नहीं ली थी तो इनका खर्चा कैसे चलता था, क्योंकि खाना कपड़ा ये तो ज़रूरी ही है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जब भी महात्मा हंसराज के त्याग के बारे में पढ़ते होंगे तो आपके मन में अक्सर यह विचार आता होगा कि उनका जीवन यापन कैसे होता था अगर वो सैलरी नहीं लेते थे तो। आखिर जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता तो हर किसी को होती है, तो भला महात्मा हंसराज अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालते थे। चलो आज मैं आपको महात्मा हंसराज के भाई मुल्कराज जी के बारे में बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि हंसराज जी के भाई कौन थे, तो मुल्कराज जी थे। ये वे व्यक्तित्व हैं जिनके कारण हंसराज जी महात्मा बन सके। इन्हीं के कारण से वो महात्मा बन सके। कैसे बने, तो महात्मा हंसराज के इस त्याग के पीछे एक त्याग और भी था। जैसे महात्मा हंसराज जी ने क्या त्याग किया कि उन्होंने पूरी लाइफ बिना सैलरी के डीएवी के लिए कार्य किया। तो उनके इस त्याग के पीछे एक और भी त्याग था। वो क्या था, शायद उनके त्याग से भी श्रेष्ठ और उत्तम, और वह त्याग था उनके परिवार का। मुख्यतः यानी कि मेनली जो उनके भाई थे मुल्कराज जी, उनका त्याग सबसे बड़ा था। अपनी स्नातक की शिक्षा समाप्त करते ही महात्मा हंसराज ने अपने परिवार को जब डीएवी संस्थान के लिए आजीवन बिना वेतन कार्य करने की इच्छा जताई तो परिवार हैरान रह गया ये सुन करके कि इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी छोड़ करके ये फ्री में डीएवी संस्थान के लिए काम करेंगे तो कैसे हम लोगों का जीवन यापन होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि महात्मा हंसराज बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए थे और उनको बहुत ही अच्छी नौकरी मिल रही थी। उनके परिवार को इसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि वे बहुत संपन्न परिवार से तो नहीं थे। वहीं दूसरी ओर डीएवी संस्था का उस समय कोई नाम या पहचान नहीं थी। अभी तो प्रथम विद्यालय अथवा कॉलेज कुछ भी नहीं था। ऐसे में परिवार की देखभाल या जीवन की गुजर बसर कैसे होगी, यही सोचकर परिवार विचलित था, यानी कि परेशान था। उस पर हंसराज जी की शर्त कि वे आजीवन बिना वेतन काम करेंगे परिवार के लिए और भी चिंता का विषय थी। उनका परिवार उनकी इच्छा जानकर अभी सोच विचार में ही था जब उनके भाई मुल्कराज जी ने उनका साथ देते हुए आजीवन अपना आधा वेतन हंसराज जी को देने का प्रस्ताव रख दिया। तो जो उनके भाई थे मुल्कराज जी, उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी आधी सैलरी पूरी लाइफ अपने भाई को दूंगा। यह सुनकर परिवार और भी हैरान रह गया, क्योंकि हर परिवार के अपने खर्चे और अपनी अनगिनत इच्छाएं होती हैं। कितना मुश्किल होता है सिर्फ कुछ पैसे भी किसी दूसरे को दे देना। ऐसे में सोचो कोई आजीवन अपने भाई की आर्थिक सहायता करता रहे। कल्पना कीजिए मुल्कराज जी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कितनी इच्छाओं का त्याग करके अपना आधा वेतन अपने भाई को देना स्वीकार किया होगा। यही कोई अगर आप ही सोचिए, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी आधी सैलरी दे दें तो आधी सैलरी में खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। आपको यह जानकर बहुत गर्व होगा कि उन्होंने आजीवन अपने इस वचन को निभाया। पूरे लाइफ यानी कि उन्होंने जो ये वचन दिया था कि आधी सैलरी मैं अपने भाई हंसराज को दूंगा, उन्होंने इस वचन को निभाया। वह प्रति माह अपने भाई हंसराज को अपना आधा वेतन भेजते रहे। मुल्कराज जी के इस त्याग के कारण महात्मा हंसराज आजीवन डीएवी विद्यालय के विकास के लिए निश्चिंत होकर कार्य करते रहे। चलो आज हम भी महात्मा हंसराज और मुल्कराज जी के त्याग से सीख लेते हुए प्रण लें कि जरूरत पड़ने पर कम से कम अपने परिवार के लिए कोई भी त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। क, महात्मा हंसराज का परिवार क्यों नहीं चाहता था कि महात्मा हंसराज डीएवी संस्था में कार्य करें? क्योंकि डीएवी संस्था की उस समय कोई पहचान नहीं थी। इसका ये होगा सही। ख, मुल्कराज जी ने जब आजीवन अपना आधा वेतन महात्मा हंसराज को देने का प्रस्ताव रखा तो परिवार हैरान रह गया, क्योंकि हर परिवार के अपने अनगिनत खर्चे होते हैं, इसलिए यह सोच भी हैरान करती है। इसका ये करेक्ट होगा 3 नंबर ऑप्शन। प्रश्न 3 है, कितना मुश्किल होता है सिर्फ कुछ पैसे अथवा अपना कुछ
भी किसी को दे देना, चाहे वह अपना आपका सगा भाई बहन ही क्यों ना हो। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बिल्कुल हाँ, सहमत हैं। क्या आप अपनी कोई भी वस्तु अपने भाई बहन को बिना किसी नाराज़गी खुशी खुशी दे देते हैं? तो हाँ, हम दे देते हैं। अगर आप अपने अनुसार इसको भर सकते हैं कि आप देते हैं कि नहीं देते हैं। प्रश्न ग है, हाँ, क्या आपको लगता है कि मुल्कराज जी का त्याग अद्भुत था? यदि हाँ तो क्यों? तो आपको यहाँ से लिखना है कि हाँ, मुझे लगता है कि मुल्कराज जी का त्याग अद्भुत था। अपने परिवार की कितनी इच्छाओं को त्याग करके अपना आधा वेतन अपने भाई को आजीवन देना निश्चित रूप से अद्भुत था। प्रश्न 3 है, क्या आपके विचार में मुल्कराज जी का त्याग महात्मा हंसराज को महात्मा बनाने में महत्वपूर्ण था? अपने विचार लिखिए। तो इसमें लिखना है आपको, हाँ, मेरे विचार में मुल्कराज जी का त्याग महात्मा हंसराज को महात्मा बनाने में महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि मुल्कराज जी उन्हें आजीवन आर्थिक सहायता न करते तो उन्हें जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरा काम करना पड़ता और वे डीएवी संस्था के उत्थान में पूर्ण सहयोग कार्य नहीं कर पाती। प्रश्न 4 है, तो इसमें आपको कोई ऐसी घटना का वर्णन करना है जिसमें आपके परिवार ने आपका सहायता या सहयोग किया हो और उसके कारण से आपने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हो। तो इसे आप अपने अनुसार से लिखें। जैसे कि मान लीजिए आपके किसी एग्ज़ाम में आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी ने, पापा ने हेल्प किया और उसमें आपके अच्छे मार्क्स मिल गए, या फिर आपको किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया या सिंगिंग में किया या कोई भी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपको लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे, किसी स्पोर्ट्स में किया, लेकिन आपके फैमिली ने या किसी फ्रेंड्स ने आपकी हेल्प करी इतनी कि उसके कारण से आप उसमें सक्सेस कर पाएँ, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब आओ खोजे हैं, तो इसमें मुल्कराज जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में निम्न बिंदुओं के आधार पर जानकारी एकत्रित कीजिए कि उनकी जन्म तिथि क्या है, शिक्षा क्या है, उनकी पत्नी एवं बच्चे, उनका पेशा यानी क्या जॉब करते थे, किस शहर में रहते थे इत्यादि। इस प्राप्त जानकारी को आरेख रूप में संकलित करके अपनी कक्षा के अन्य साथियों के साथ साझा अवश्य कीजिए। तो देखिए इसमें इस तरह से होगा। तो उनकी जन्म तिथि 12 दिसंबर 1905 है, जन्म स्थान पेशावर, शिक्षा उन्हें PhD तक की थी, पारिवारिक परिचय क्या था, उनके पिता का नाम लालचंद और माँ ईश्वर कौर थी, उनका पेशा था वो एक लेखक थे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।